हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, लर्नड हेल्पलेसनेस। यानी कोई भी काम आपने शुरू नहीं किया लेकिन उसके पहले ही आपको ऐसा लगता है कि जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, फेलियर होगा, या जैसा आप सोच रहे हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और आपके साथ हो सकता है कि ये फेलियर कई बार पहले हो चुका हो और फिर आपने आगे कोशिश करना ही बंद कर दिया हो। साइकोलॉजी में इसको लर्न हेल्पलेसनेस बोला जाता है और इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो ये लर्न हेल्पलेसनेस होती है, ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। सबकॉन्शियसली अंदर अंदर हमारे इनर जो माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं जो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फेलियर को साइड में रख करके हर बार कोशिश करते रहते हैं, हर बार एक नए तरीके से उसकी शुरुआत करते हैं। कई बार बिजनेस फेलियर होता है, कई बार आपका स्टडी में फेलियर होता है, कई बार आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें फेलियर होता है। तो आपने भी ऐसे कई बार देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल अटैम्प्ट्स करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं और कोशिश करते करते भी अगर कितनी भी फेलियर मिलते हैं उससे हार नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी आप जानते होंगे जिन्होंने एक बार दो बार कोशिश की, उसके बाद उन्होंने स्टॉप कर दिया अपनी कोशिश और अपना रास्ता ही बदल लिया है, किसी और चीज़ में वो लग गए। तो लर्न हेल्पलेसनेस डिप्रेशन का एक बड़ा रीज़न इसलिए है क्योंकि इस कंडीशन में जिस इंसान के अंदर एक हेल्पलेसनेस, असहाय वाली कंडीशन आ जाती है, उसको ऐसा लगता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो तो सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। तो शुरुआत करने से पहले ही अगर आपने हार मान ली तो उसमें आपकी जीत होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने ज़रूर सुना होगा कि जैसा ही हम सोचते हैं वैसे हमारे साथ चीज़ें होने लगती हैं। अगर हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे तो हमारे आसपास की सारी चीज़ें हमें उस डर का एहसास कराती रहती हैं। और अगर आपको लगता है कि हम सक्सेसफुल होने वाले हैं तो आपको भी उसी तरह के वाइब्स आपके आसपास से मिलते हैं। बात करते हैं हम इस साइकोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। साइकोलॉजी में ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो डॉग्स के ऊपर हुए थे और ये भी एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में 3 कैटेगरी में डॉग्स रखे थे, 3 अलग अलग चैम्बर्स में डॉग थे। पहले चैम्बर में एक डॉग रखा था जिसको कोई शॉक नहीं दिया गया, और दूसरे चैम्बर में एक डॉग रखा गया जिसको शॉक तो दिया गया लेकिन उसके पास ऑप्शन था कि वो जंप करके बाहर आ सकता था। और तीसरे चैम्बर में एक डॉग रखा गया जिसको जंप करने का कोई ऑप्शन नहीं था, वो जंप नहीं कर सकता था, गेट बंद था। तो पहले वाले को जब शॉक दिया गया तो पहले वाला फटाफट से जंप करके बाहर आ गया। जब दूसरे वाले को शॉक दिया गया तो दूसरा भी जम करके बाहर आ गया, क्योंकि पहले भी वो जम करके बाहर आ जाता था, उसके पास लेवर था। जो तीसरा वाला था जिसने ना तो पहले कभी कोशिश की, क्योंकि उसने जब पहले कोशिश की थी तो चैम्बर बंद था, उसको बाहर जंप करने का ऑप्शन नहीं था, तो एक दो बार उसने जंप करने की ट्राई किया था। लेकिन अभी जब उसको शॉक दिया गया फिर से इस टेस्ट में जब शॉक दिया गया तब उसने कोशिश नहीं की, कहीं रास्ता नहीं ढूंढा, बल्कि जो इस बार था, इस बार उसको बाहर निकलने का ऑप्शन था। लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं निकला क्योंकि उसको लगा कि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसने कोशिश भी नहीं की और शॉक लगने के बावजूद भी अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया। तो कॉग्निटिव डेफिसिट था यहाँ पे, मतलब उसने ना तो उसने कोशिश की और ना ही उसने कोई इमोशन शो किया, कोई चिल्लाना या कोई रोना जैसा कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारा थर्ड डॉग है जिसको शॉक दिया गया लेकिन अभी इस बार उसको ऑप्शन था कि वो बाहर निकल सकता था, उसने कोशिश नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको लर्न हेल्पलेसनेस की प्रॉब्लम है, उसने सीख लिया है कि उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हमारे पास बहुत से ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं और जो लोग ऐसा बताते हैं कि उनके पास शुरू से ही, बचपन से ही कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हुई है। पहले बचपन में बड़े सारे स्ट्रगल थे, फिर स्कूल में परेशानियां थी, अभी जॉब में भी दिक्कत है। तो वो सब चीज़ें करते करते उन्होंने हार मान लिया है कि अब वो उनके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं सेक्टर 30 चंडीगढ़ में गुरुद्वारा है वहाँ पर मैं एज एन एक लर्नर की तरह मैं वहाँ पे जाती थी। एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी थी वहाँ पर। एक सरदार जी आते थे हमारे पास और उनकी 3 छोटी छोटी सी बेटियाँ थी। तीनों बेटियों के एज 10 साल के अंदर ही थी। तो जब वो हमारे पास आते थे तो हमेशा अपनी बच्चियों को साथ में ही लाते थे और अपनी वाइफ भी होती थी, और वो हमेशा बताते थे कि मैं किसी एक CBI या आई डोंट रिमेम्बर वो किस जॉब की तैयारी कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे वो, और वो हमेशा बताते थे कि वो इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं।
शुरुआत में तो मुझे लगा कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, कैसे ये कर पाएंगे, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनका टेक केयर करना उन दोनों का ही काम है। और एक बार जब आपकी फैमिली ऐसा सेटल हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप की कोशिश करते रहना। और उन्होंने बताया कि वो पिछले 6 सालों से लगातार इस एग्ज़ाम की कोशिश कर रहे हैं, एग्ज़ाम को दे रहे हैं और हर बार फेल हो रहे हैं। बट द टाइप ऑफ द मोटिवेशन दैट दैट पर्सन हैड, वो मुझे देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। और एक्चुअली मुझे भी नहीं लगा था कि वो इतनी कोशिश, इतना टाइम, इतना डेडिकेशन दे पाएंगे। और उसी के 6 महीने के बाद जब वो मेरे से पहली बार कंसल्ट किया था, और जब 6 महीने के बाद वो आए तो मिठाई का डब्बा साथ में लेके आए थे और उनकी सिलेक्शन हो चुकी थी। ये याद मुझे बार बार ये चीज़ें आती हैं कि कुछ लोग कितनी भी परेशानियों में रह करके कितनी मोटिवेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को कोट करने का यही मतलब था कि अगर आप लाइफ में बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, उसके बाद भी आपको सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट आपका नहीं हुआ, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तभी भी कोशिश करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मतलब कि अगर आपको जिन चीज़ों से हार हुई है वो तो आपको पता चल गया, अब आप उन चीज़ों को आप दोबारा इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, एक नए तरीके से अपनी शुरुआत करेंगे। तो एक और एग्जांपल याद आता है कि जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, वो कितनी बार फेल हुए थे। उन्होंने मल्टीपल टाइम्स, उन्होंने 9-10 हज़ार बार एक्सपेरिमेंट किया था, तब फाइनली जाकर के ये बल्ब इन्होंने इन्वेंट किया था। तो उनको भी बहुत सारे लोग बुरा भला बोलते थे। हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि जब हम कॉलेज से निकलने के बाद किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर रहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1-2 साल कोशिश करते हैं, उसके बाद फटाफट से कोई भी जॉब, चाहे उनकी पसंद की हो या नहीं हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, अपना एम छोड़ देते हैं और तरह तरह के जो तरीके में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ अब जो सफलता है उनको नहीं मिलने वाली है। तो लर्न हेल्पलेसनेस आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा रोकती है। तो किसी भी तरह से हेल्पलेसनेस यानी असहाय वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि आप अपने फेलियर से सीखते रहें और फेलियर्स के फैक्टर्स को हटा करके नए तरीके से अपनी शुरुआत करते रहें। साइकोलॉजी में लर्न हेल्पलेसनेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जिनको डिप्रेशन होता है, उनके लाइफ में बहुत समय से लर्न हेल्पलेसनेस चल रही होती है। इससे हार हुई, उससे हार हुई, तीसरे से हार हुई, और हार के कारण वो अब डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी लर्न हेल्पलेसनेस में कैसे हेल्प करती हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन ने हमेशा इंपॉर्टेंस दिया है आपके मेंटल हेल्थ को। कभी भी हम जब किसी भी क्रॉनिक कंडीशन का जब ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी इंसान हो, चाहे वो माइग्रेन का ट्रीटमेंट ले रहा हो, आईबीएस का ट्रीटमेंट ले रहा हो, या कोई भी बड़ी बीमारी जो एस्थमा मान लें, या कोई भी ऐसी कंडीशन जो स्किन है, डर्मेटाइटिस है, सोरायसिस है, एनीथिंग जिसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, वहाँ पर हम उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी साइकोलॉजी को खोजते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं। तो जब तक हम उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं जान पाते हैं, तब तक वो इंसान कभी भी पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकता है। सिम्टम दब सकते हैं, कुछ सुपरफिशियल मेडिसिन से भी उसको आराम मिल सकता है, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो डिप्रेशन अगर आपको लर्न हेल्पलेसनेस के कारण हुआ हो, लगातार आपको ज़िंदगी में हार हुई हो, लगातार आप फेलियर हुआ हो, रिलेशनशिप में फेलियर होता है, उसके कारण भी डिप्रेशन होता है, तो वो भी लर्न हेल्पलेसनेस ही होती है कि एक बार आप रिजेक्ट हुए, दूसरी बार रिजेक्ट हुए, आपकी शादी नहीं हो रही है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बार बार आपके साथ हो रही है और आपने हार मान लिया, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। कुछ मेडिसिन के बारे में आपको कोट करना चाहूँगी। अगेन मैं मेडिसिन एज सच आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अगेन हर एक पेशेंट की मेंटल हेल्थ अलग हो सकती है, डिप्रेशन होने का कारण अलग हो सकता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे वो डिप्रेशन में बिहेव करता है वो अलग हो सकता है। लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जो आप सिम्टम्स के आधार पर अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सिम्टम्स को अगर हम देखते हैं तो ये दवा दी जा सकती है। जैसे एक हमारे पास एक सबसे अच्छी दवा जो मैं डिप्रेशन के केसेस में यूज़ करती हूँ, वो है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम के अंदर ये होता है कि जो बच्चा होता है, जो इंसान होता है, वो अपने बचपने से ही बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल हो जाता है। वो अपने आप को एक्सप्लॉइट कर करके भी अपनी ड्यूटी पूरी करता है, चाहे उससे वो चीज़ हो पा रही हो, नहीं हो पा रही हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटता है। उसके साथ ऐसा भी होता है कि बचपन से ही उसकी फैमिली की उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मे बी एट द अर्ली एज उनके वन ऑफ द पेरेंट की डेथ हो जाए, सेपरेशन हो जाए, जिससे कि उनकी 10 साल 12 साल में ही उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। एक्चुअली वो अपने बचपन को जी ही ना पाए, सीधा वो अपने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेज में आ जाए, एक एडल्टहुड में आ जाते हैं। तो जो ऑरम मेटालिकम के लोग होते हैं, जिनको ये दवा सूट करती है, वो लोग शुरू से ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं,
बचपना वो नहीं जी पाते हैं, की एज में भी वो बड़े बड़े की जैसे सोच रखते हैं, अपने लिए कुछ ना करके अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, अपने आप को हमेशा एक बैक एंड पे रख करके अपनी ड्यूटीज़ को आगे रखते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक होते हैं और अपने इमोशंस को कभी वो शो नहीं करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने इमोशन को कभी शो नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑरामेटाइलकम एक अच्छी दवा है। ऑरामेटाइलकम के अंदर हमेशा गिल्ट महसूस होती है। अगर पेशेंट को लगता है कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाया है किसी भी चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए उसको लगता है कि अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाया, तो उसके अंदर हीन भावना आने लगती है, अपने आप को कोसने लगता है, वो भगवान से अपने आप को पनिश करने के लिए बोलने लगता है और डरने लगता है भगवान से कि इस काम को मैं नहीं कर पाया तो उसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी। और ये लोग सुसाइडल टेंडेंसी के भी होते हैं, उनके अंदर अंदर बहुत तरह की परेशानियां चल रही होती हैं, लेकिन चेहरे पे हमेशा एक हल्की मुस्कान रखते हैं, अपने दर्द को भी वो दबा कर रखते हैं। और ये दर्द जब निकलता है, जब एक्सप्रेस होता है, तो वो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट हो जाता है या कोई बहुत बड़ा एक डिप्रेशन का एक ब्लास्ट जैसा होता है। तो ऑरामेटाइलकम एक बहुत अच्छी दवा है। जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत बार हार देखी हो और अब डिप्रेशन के शिकार हो गए हो, लेकिन वो डिप्रेशन कभी किसी को पता ना चले, इवन फैमिली मेम्बर्स या कुलीग्स को, आपके साथ जो जॉब करते हैं उनको नहीं पता चलता कि ये इंसान डिप्रेशन में है। उसके साथ उठना बैठना आप सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो कभी आपको पता भी नहीं चलने देगा कि एक्चुअली वो मेंटली हेल्दी नहीं है, मेंटली वो बहुत परेशान है। तो इस तरह से अगर एक मास्क डिप्रेशन रहता है तो वहाँ पर हम ऑरामेटाइलकम देते हैं। बात करते हैं अगली दवा की। हमारी अगली दवा है नक्सवामिका। अब नक्सवामिका के पेशेंट को हम कैसे चूज़ करेंगे कि किस पेशेंट को हमें नक्सवामिका देनी है? उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो इंसान होते हैं बहुत ज़्यादा एक उसको बोलते हैं कैरियर ओरिएंटेड लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा उनको करियर के बारे में सोचना होता है, बहुत बड़े बड़े गोल्स रखते हैं और हमेशा बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक होते हैं और मैनिपुलेटिंग होते हैं। ये ऑरामेटाइलकम के जैसे सीधे साधे नहीं होते हैं। और जो नक्सवामिका के लोग होते हैं ये बहुत मैनिपुलेटिंग होते हैं। मैनिपुलेटिंग किसी को नुकसान करने के लिए नहीं होते हैं, अपना काम करवाने के लिए होते हैं, अपना काम बन जाए, क्योंकि उनको अपने गोल्स पूरे करने होते हैं। और ये गोल्स कई बार अनरियलिस्टिक होते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा उन्होंने अपने आप को सोच रखा होता कि मुझे ये भी करना है, इसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं अपनी कंपनी बनाऊँगा, कंपनी को यहाँ पे लेके जाऊँगा और इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेके जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नक्सवामिका के अंदर। बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के लोग होते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो बहुत टॉप लेवल्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, या बहुत ही किसी भी फील्ड में जो टॉप लेवल्स पे जाते हैं, वो नक्सवामिका टाइप के लोग होते हैं। उनके अंदर अपने काम को करवाने का और चीज़ों को मैनिपुलेट करके बताने का और अपने बिजनेस को या अपनी गोल्स को बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पे सेट करने का होता है। अब इस हाई स्टैंडर्ड को पाने के लिए वो कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। तो वो होते हैं वो होते हैं नक्सवामिका के पेशेंट्स। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है जो मैं यूज़ करती हूँ फ्रिक्वेंटली इन केस ऑफ डिप्रेशन, या जो इस तरह के अपने गोल्स बना लेते हैं या अपने चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के अंदर भी ये सब क्वालिटीज़ होती हैं। लाइकोपोडियम को आप ऐसा मान सकते हैं कि कोई एक इंसान है जो बाहर से बहुत सख्त दिखाता है, अंदर से काफ़ी अच्छा है। तो एक नारियल जैसा, अगर माने तो एक नारियल जैसा इंसान होता है जो बाहर से तो बहुत ही हार्ड दिखाता है, लेकिन अंदर से वो इंसान बहुत अच्छा होता है। जैसे आप कोई भी इंसान को मान सकते हैं। कोई मैनेजर है जो अपने एम्प्लॉयज़ से काम करने के लिए स्ट्रिक्ट तो रहता है, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ का कभी बुरा नहीं चाहता है। लाइकोपोडियम अगर हम साइकोलॉजी समझें तो ये बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, हमेशा अपनी बात करने वाले लोग होते हैं। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि वो जब कुछ बात बोल रहे हैं तो सब लोग उनकी बात को अच्छी तरह से सुने। उनको एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए होते हैं जिनके सामने वो बोल पाए। तो अगर आपको कभी भी एक ऐसा कोई ग्रुप दिखता है जहाँ पर 4-5 लोग बैठे हैं और एक ही इंसान ज़्यादातर टाइम पे बोलता है, तो वो लाइकोपोडियम के टाइप के लोग होते हैं। लाइकोपोडियम इज़ अ वेरी और उसको ये भी लगता है कि वो जो बोल रहा है वही सच है, एंड एवरीबडी हैज़ टू फॉलो द सेम थिंग। जो बता रहा है वो बहुत ही एक पहुंची हुई चीज़ बता रहा है। तो इस तरह के लाइकोपोडियम की पर्सनैलिटी होती है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो हम यूज़ करते हैं डिप्रेशन टाइप के केसेस में, वो है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर इज़ अ गुड रेमेडी फॉर द केसेस ऑफ डिप्रेशन इन केस ऑफ फीमेल्स, जिनको शुरू से ही बहुत ज़्यादा एक अलग सा माहौल मिला है। वो हमेशा किसी से बहुत ज़्यादा घुल मिल करके रहना, बहुत ज़्यादा मिलजुल के किसी के साथ कंपनी में रहना उनको नहीं पसंद रहता है। नक्सवामिका की जो फीमेल्स होती हैं वहाँ पर मोस्टली ऐसा पाया जाता है कि देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ
हिस्ट्री ऑफ लव अफेयर जो फेल हो गई है, और इसके बाद जब अब वो किसी के साथ अगर रोमांटिक रिलेशन में आना चाहती है, तब वो उसके साथ वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं जो अगर अगली बार वो किसी के साथ रिलेशन में आएगी तो वो एक मैरिड पर्सन हो सकता है या डिवोर्स्ड हो सकता है, जिसके साथ अगर उसको धोखा मिलता भी है तो उसको उतना ज़्यादा हर्ट नहीं है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो चुकी है। तो नक्सवामिका में ब्रेकअप या जो रोमांटिक रिलेशनशिप होता है उसके ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन का ज़्यादा देखा जाता है। ये लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, और जिन पे भी वो थोड़ा बहुत रिलेशन में आते हैं उनके साथ ऐसा रखते हैं कि अगर नहीं भी मिले या अगर ये चला भी जाए मेरी लाइफ से तो मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी में होती है नैटरम्यूर। अगली दवा है इग्निशिया। इग्निशिया एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी दवा है महिलाओं, पुरुषों, इवन टीनेजर्स में अगर डिप्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, बच्चों में अगर डिप्रेस्ड रहते हैं तो उनके लिए भी इग्निशिया एक बहुत अच्छा काम करती है। इग्निशिया के अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा मूडी रहता है, कभी हंसना कभी रोना, या किसी रोने वाली बात पे हंसना, हंसने वाली बात पे रोना, ऑकवर्ड सा बिहेवियर करना। उनको आप डांट नहीं सकते हो। अगर आपने आज बच्चे को डांट दिया या बड़े इंसान को किसी को भी डांट दिया तो पूरा दिन उसका मूड ख़राब रहने वाला है। या ऐसे लोगों को डांटने से पेट में दर्द शुरू हो जाता है, डांट दिया बच्चे को तो हेड में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। डांट रहा है कोई या कोई किसी चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो उनको पसंद नहीं होता है। इसी तरह से जो इग्निशिया होती है वो दिया जाता है उन लोगों को जो जिनके अंदर डिप्रेशन सेट इन हो रहा है, नया नया डिप्रेशन आया है। ये भी रोमांटिक रिलेशनशिप के लॉस के कारण हो सकता है, या लूजिंग वन ऑफ द पेरेंट हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ वो डिटैचमेंट हो गई, जिसके साथ वो लव में थी या जिसके साथ वो अट्रैक्टेड थी या जिसके साथ भी उसका रिलेशन था। तो इग्निशिया भी ऐसे केसेस में दिया जाता है जहाँ पे एक नया केस हो, जहाँ पे न्यूली वो किसी एक अपने एक सपोर्ट सिस्टम से अलग हो गई हो, वहाँ पर भी इग्निशिया दिया जाता है। सिर्फ 5 मेडिसिन के बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगी। मेडिसिन तो बहुत सारी हैं होम्योपैथी में, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं डिप्रेशन में वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो लर्न हेल्पलेसनेस आपको एक अपंग बना सकती है, हैंडीकैप बना सकती है अगर आपने इसको अपनी लाइफ से हटाया नहीं। तो आप ये देखें कि क्या आपकी लर्न हेल्पलेसनेस के कारण आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्या उसके कारण आप कोई नया स्टेप लेने में, कदम उठाने में घबरा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के बारे में आपने ऐसा सुना होगा कि जो लोग बाद में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, इनिशियली वो छोटे छोटे कामों में रहे हैं, उनको कोशिश करते करते वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस तरह से अपनी लाइफ से लर्न हेल्पलेसनेस को आपको हटाना चाहिए, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन को लेना चाहिए अगर आपको ये हिंड्रेंस बन करके आ रहा है। तो ये साइकोलॉजी का टॉपिक लर्न हेल्पलेसनेस था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।